हेलो स्टूडेंट, आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो आइए छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। यदि दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, दो समान और विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब मैं इस डायग्राम में आपको वैद्युत द्विध्रुव को कैसे प्रदर्शित करते हैं वो बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी, ठीक है, जो -q और +q आवेश से आवेशित हैं और मान लेते हैं अल्प दूरी जो है वो 2l है। ये अल्प दूरी 2l पर स्थित है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस संपूर्ण डायग्राम को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। ये स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंतर्गत आता है, ठीक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में ये पूछा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मध्य बिंदु O है। इस पर दो आवेश -q और +q हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है -q और +q, ठीक है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है। आप देख सकते हैं अल्पतम दूरी 2l मीटर है। मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर अनुदैर्ध्य स्थिति। अब यहाँ पर अनुदैर्ध्य स्थिति याद रखेंगे, अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अनुदैर्ध्य स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन इतना आपको दिखा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगर ये आपको आता है तो डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं, या आपको डायग्राम आता है तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि हम किस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले माना +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, वह -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं E1 और E2 प्रदर्शित है। ठीक है, तो ये जो व्यंजक आया है या ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये कहाँ से आया है? तो ये जो है वो कूलाम के नियम से आया है। आपने कूलाम का नियम 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो E1 के लिए सबसे पहले 1/4πε0 के जैसा कि यहाँ पर बताया गया है परावैद्युतांक होता है। ठीक, और ε0 जो होता है वो विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो 1/4πε0 के Q/r-l का स्क्वायर। तो ये r-l का स्क्वायर कहाँ से आया? ठीक है, ये समझना है आपको। ठीक, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले r-l कहाँ से आया। तो आप देख सकते हैं कि हम +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो +q आवेश जो है वो कहाँ पर है? B पोजीशन पर है। तो B पोजीशन से आपको P पोजीशन तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि O से लेके P तक की जो दूरी है वो r है। ठीक, और O से लेके B तक की जो दूरी है वो l है। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो O से लेके A तक की दूरी भी l होगी और O से लेके B तक की दूरी भी l होगी। तो आपको निकालना है कि B से लेकर P तक की दूरी क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, B से लेके P तक की दूरी निकालने के लिए हम टोटल O से लेके P तक की दूरी में O से लेके B तक की दूरी को माइनस कर देंगे। मतलब टोटल R में L को माइनस कर देंगे तो R - L का स्क्वायर निकल जाएगा। अब इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब R - L इसलिए लिया गया है क्योंकि P से +q आवेश तक की दूरी R - L होगी। इसी प्रकार बिंदु P से -q तक की दूरी R + L होगी। अब आप देख सकते हैं -q जो है वो A पोजीशन पर है। ठीक है, और बिंदु P यहाँ पर है। ठीक है, तो सेंटर से O से P तक की दूरी R दिख रही है आपको। ठीक है, तो R में आप यदि ये O से लेके A तक मतलब L को जोड़ देंगे, R + L कर देंगे तो आपको -q जो A पोजीशन पर है और यहाँ पर P पोजीशन A से P तक की दूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये R + L का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी दोस्तों कहाँ से आया है? कूलाम के नियम से आया है। ठीक, तो 1/4πε0 के R + L का स्क्वायर, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो दूसरे स्लाइड में यहाँ पे आ गए
तो दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं फिर से पहले स्लाइड में जाता हूँ, कैसे विपरीत दिशाओं में है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस क्यू है और ये जो है P जो है वो एकांक आवेश होता है। P क्या आवेश होता है? एकांक आवेश होता है जो धनात्मक आवेश होता है। तो प्लस और प्लस के कारण E1 की जो दिशा होगी वो B से P की ओर होगी। तो आप देख सकते हैं B से P की ओर जा रहा है जो एरो है इसका E1 का, ठीक है। और E2 की जो एरो है वो किधर जा रहा है? P से B की ओर जा रहा है, मतलब P से A की ओर जा रहा है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और P पर एकांक धनावेश होता है, इस कारण ये इसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है। तो अब दूसरे साइड में देख सकते हैं आप E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है E1 और E2 विपरीत दिशाओं में है, तब परिणामी तीव्रताओं को घटाने पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 ही क्यों किए, E2 माइनस E1 नहीं किए, क्यों नहीं किए, ठीक है। तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसको समझने के लिए आप पुनः पहले स्लाइड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश जो है वो P से ज़्यादा पास में है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा आया है? E1 आया है। तो ये ज़्यादा पास में है तो E1 का मान ज़्यादा होगा और E2 का मान कम होगा। तो हम ज़्यादा में कम को घटाकर ही परिणामी निकालते हैं। तो हमको यहाँ पर भी वही करना होगा कि E1 में E2 को घटाकर परिणामी निकालना होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में मार रखने पर, 2 से मार रखने पर, तो यहाँ पर आप मार रख देंगे E1 का मान और E2 का मान, ठीक है। तो इसको जब रख देंगे तो देख सकते हैं आप 1/4πε0 और ऊपर में Q, यहाँ पर भी Q/4πε0 K। तो ये जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। अब क्या चीज़ बचेगा आपके पास? 1/r - l का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 1/r + l का स्क्वायर, ठीक है। देन आपको इसको लघुत्तम निकाल के सॉल्व करना है। तो लघुत्तम जो होगा r - l का स्क्वायर, r + l का स्क्वायर, ये निकल जाएगा। उसके पश्चात ये तिर्यक गुना होगा, तिर्यक गुना होगा तो r + l का स्क्वायर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये r - l का स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कोष्टक को आपको तोड़ना है। तो कोष्टक को तोड़ने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जब a + b का होल स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab हो जाएगा। और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर होना चाहिए था, फॉर्मूला गलत दिया है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab, ठीक है। और जब a - b a + b होता है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपने 10वीं कक्षाओं में पढ़ चुका है, ठीक। यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, a - b आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं फॉर्मूले में मान को रख लेते हैं। तो r का स्क्वायर + l का स्क्वायर + 2rl, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है। उसी प्रकार r - l के स्क्वायर के लिए आप देख सकते हैं r का स्क्वायर + l का स्क्वायर - 2rl, और नीचे में a - b का स्क्वायर a + b का स्क्वायर, ऐसा है, या a - b a + b के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो गया। अब दोनों में ही स्क्वायर है इसलिए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। r का स्क्वायर r और ये -r का स्क्वायर कट जाएगा। मैं यहाँ पर काट कर ही शो कर देता हूँ। ये r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर इस r के स्क्वायर से कट गया, l का स्क्वायर l के स्क्वायर से कट गया, बच गया आपके पास 2rl, ठीक है। 2rl 2 बार बच गया। तो ये 2rl ये वाला जो 2rl है और ये वाला जो 2rl है दोनों जुड़ के 4rl हो जाएंगे। नीचे का वैसे का वैसा उतार देंगे। अब आइए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो तीसरे स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 के 4qrl/r का स्क्वायर - l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2ql × 2r/4πε0 के r का स्क्वायर - l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस आघूर्ण वाले फॉर्मूले में क्या होता है, 2ql की जगह आप क्या लिख सकते हो, p। यहाँ पर कभी कभी कैपिटल M का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने यहाँ पर फिलहाल p लिया है तो p ले लेते हैं, 2p। और ये जो r आपको दिख रहा है ये वाला वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2pr आपके पास बच जाएगा, ठीक। देन परंतु l पहले से ही बहुत अल्प दूरी है, जैसा कि
हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, अल्प दूरी में रखे जाते हैं। तो अल्प दूरी है तो L जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा और R जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो L जो है वो बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो L के स्क्वायर की जगह यदि आप 0 रखते हैं तो आपके पास केवल R का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बचेगा। देन उसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर से एक और यहाँ पर से एक R कैंसिल होगा तो R का क्यूब बचेगा, ऊपर में 2p रिवर्स रहेगा। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब वायु या निर्वात के लिए k का जो मान होता है, जो परावैद्युतांक है उसका मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देन आप 1 को भी यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकलेगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकल जाएगी। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब आइए क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।